ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में रहने लगे। अब जिनमें उनकी कविताएं हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत, नीरद, लीला मुखारबिंद आदि। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। अब हम कविता के बारे में जान लेते हैं। हमारी कविता का इनका आज का टॉपिक है कन्यादान। कन्यादान एक माँ बेटी को किस प्रकार के आदर्श सिखाती है, वो किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाएं समझाती है कि हमें किस तरह से बंधनों में रहना है, अपनी कोमलता और कमजोरी का उपवास नहीं कराना है और आदर्शों का ध्यान रखते हुए एक सुगठित और सुख दुख से निकलते हुए एक जीवन जीना है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी कहा गया है। इसमें सिर्फ भावनाओं की मात्रा नहीं है, बल्कि अनुभवों की पीड़ा भी प्रामाणिक अभिव्यक्ति इसमें की गई है। तो हमारी आज की कविता का टॉपिक है कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ये कन्यादान उस समय होता है जो लड़की का विवाह किया जाता है, तो उस समय कन्यादान करके की रस्म पूरी करके लड़के वालों को कन्या सौंप दी जाती है कि ये हमारा एक दान है जो आप इसे स्वीकार करें। तो कन्या का दान किया जाता है, इसलिए इसको कन्यादान ही बोलते हैं। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कन्या की विवाहपूर्ण स्थिति का अत्यंत सूक्ष्मता और भावनात्मक वर्णन हुआ है। यहाँ पे कन्या की चिंता में घुलती माँ और उसकी मनोदशा का अत्यंत सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे लड़की सयानी होने लगी है और दुनियादारी को नहीं समझ पाती है उसका, क्योंकि वो बहुत भोली और सरल स्वभाव की है। प्यार के छलावे में आकर उसे कोई छल न ले, ससुराल में कोई उसे दबा कर रखे और कोई उस पर अत्याचार और मनमाना व्यवहार उसके साथ ना करे, इन सब बातों को और यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया गया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था। उस समय लगता है कि हमने एक पौधा जिसको पानी दिया, धूप दी, खाद दी और अन्य तरह की उसमें चीज़ वो डाल के उसे बड़ा किया और उसके बाद उसी पौधे को हम किसी और को वैसे के वैसे दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। ऐसा लगता है उसे देते वक्त जैसे हमारे जीवन की सबसे अंतिम पूंजी सिर्फ यही थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। जब तक लड़की, उस समय ये कविता जिस समय लिखी गई थी उस समय कन्याओं का विवाह की उम्र कम हुआ करती थी, तो लड़की सयानी भी नहीं हो पाती थी और उससे पहले उसका विवाह पक्का कर दिया जाता था। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। तो लड़की सयानी नहीं थी, यानी कि पूर्ण तरह से वयस्क भी नहीं हो पाई थी, उसे दुनियादारी की समझ भी नहीं आई थी और वह एकदम भोली और सरल स्वभाव की थी कि उसके सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। उसे किस बात का एहसास होता था? सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वो किसी की बुराई नहीं करती, किसी के प्रति मन में दुर्भावनाएं नहीं रखती। ऐसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। हमेशा जब भी कविता लिखी जाती है तो हमेशा यही कोशिश की जाती है कि एक लड़की पे या किसी महिला पे कविता लिखी जाए तो उसके लिए बड़ी सरल स्वभाव और स्वाभाविकता और इस तरह की लयबद्ध और कुछ तुकों के साथ लिखने की कोशिश की जाती है, जिसमें उसका पूरा प्रामाणिक वर्णन आ जाता है। तो यह धुंधले प्रकाश की थी, पाठिका थी वो, यानी कि कुछ कुछ उजाला उसके जीवन में था और कुछ अंधेरा भी था। तो यह इसीलिए इसी चीज़ को उसको बोला गया है धुंधला प्रकाश, और कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ऐसी पाठिका थी जिसमें कुछ तुक भी थे और कुछ लयबद्ध पंक्तियाँ भी थी, मतलब कुछ उतार चढ़ाव भी थे
और कुछ सरल स्वाभाविकता भी थी। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। जब बेटी विदा होती है तो माँ उसको समझाती है कि बेटी, तू इस जो पानी में झांक के अपना जो चेहरा देखती है, इसमें अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी कि अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। उसे समझा रही है कि ससुराल में यदि कोई भी परेशानी तेरे साथ आ जाती है और उस परेशानी के लिए सामना करने की जगह तो ये सोच ले कि नहीं, मैं तो अग्नि में जलकर अपने आप को भस्म कर दूं। तो उसकी माँ उसे समझा रही है कि बेटा, आग पे सिर्फ रोटियां सेकी जाती है, यानी कि आग है जो घर का खाना पकाने के लिए यूज़ करना, बाकी जलने के लिए नहीं। स्वयं को मत जला लेना उसमें। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, और जब भी कोई तुझे अपना बनाना चाहेगा या अपनी ओर खींचना चाहेगा तो वस्त्र और आभूषण की देकर स्त्री को माना जाता है कि स्त्री वस्त्र और आभूषण के लिए होती है। उसे कुछ वस्त्र और आभूषण दे दो और वो उसकी स्वाभाविक जो सरलता है और सीधापन है उसमें वो किस बातों में आ जाती है या वो मना ली जाती है रूठी हो तो वो उसकी माँ समझा रही है कि वस्त्र और आभूषण एक भ्रम है। ये एक सब भ्रम होते हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। स्त्री को बांध के रखने के लिए होते हैं वस्त्र और आभूषण, जिससे सजी धजी रहे वो और वस्त्रों में अच्छी लगे, जिससे कोई आए देखे समाज में उठे बैठे तो लगे कि ये देखो कितनी सुंदर स्त्री और अच्छी सुंदर स्वाभाविक सी स्त्री इसकी इनके घर में रहती है, या इनकी अच्छी बहू है या बेटी है। तो ये एक स्त्री को बंधन में बांधने के लिए होते हैं वस्त्र और आभूषण। माँ ने कहा, लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पे माँ ने बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ आके कि तो ससुराल में तो जाना, लेकिन तुम वहाँ दबके मत रह जाना, अत्याचार ही मत सहन करती रहना, लेकिन तुझे कमज़ोर नहीं होना। वहाँ पे माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तुझे वहाँ पे कमज़ोर नहीं पड़ना है, तुझे अपने काम करने हैं और अपना स्वाभिमान के साथ स्वाभिमान की भी रक्षा करनी है। इस तरीके से जैसे अपने भोले सरल और समर्पणशील और आज्ञाकारी तो रहना, लेकिन स्वभाव से भी कोमल रहना। लेकिन उसकी माँ ये नहीं चाहती थी कि ससुराल वाले उसकी सरलता और भोलेपन का शोषण करें, उसे दबा कर रखे और कामों के बोझ के नीचे वो पिसती चली जाए। इसीलिए उसकी माँ कहती है कि माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना।